नमस्कार साथियों, मैं श्रवण राज आप सभी को आपके अपने प्लेटफॉर्म जो डेडिकेटेड है यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी के लिए जोश नेट जेआरएफ पे आपका स्वागत करता हूं। आप जानते हैं कि आप मेरे साथ हर वो स्टूडेंट जुड़े हुए हैं जो यूजीसी नेट हिंदी विषय से तैयारी कर रहे हैं। साथ में हिंदी विषय का जहां भी उपयोगिता होता है, अगर आपका मेन विषय हिंदी है, चाहे वो टीजीटी, पीजीटी या किसी भी असिस्टेंट प्रोफेसर या लेक्चरार के एग्ज़ाम में, तो आप मेरे साथ क्या करते हैं, तैयारी करते हैं। और आज हम लोग हिंदी साहित्य के इतिहास के आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक हम लोग पढ़ेंगे। इसके कॉन्सेप्ट जो खास तौर पे वो लाइन बाय लाइन जितने भी हैं, जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से आप जानते हैं कि हर लाइन से प्रश्न बनते हैं। आजकल कंपटीशन इतना टफ है, चीज़ें बनते जा रहा है समय के साथ। उसी को ध्यान में रखते हुए चीज़ें हम लोग क्या कर रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं। हम लोग इससे पहले आपको पता है कि उत्तर मध्यकाल रीतिकाल के अंतर्गत रीति ग्रंथकार कवि को पढ़ रहे हैं। ऑलरेडी 4 लेक्चर हो चुका है, ये मेरा 5वां लेक्चर है, ये आपको पता है। अब जब देखेंगे कि हिंदी साहित्य के इतिहास प्लेलिस्ट पे जाने के बाद आपको यूट्यूब चैनल पे जाएंगे तो आपको दिखेगा कि संपूर्ण निचोड़ भूमिका और काल विभाजन से ये चैप्टर की शुरुआत होती है, ये इस पुस्तक का। और वहाँ से हम लोग तमाम, क्योंकि किसी भी चीज़ का शुरुआत जानते हैं काल विभाग से ही होता है, काल विभाजन से ही होता है। समझने में सहूलियत मिलती है कि इसकी शुरुआती चरण क्या था, लेखक के द्वारा क्या इंस्ट्रक्शंस दिए गए थी इस पुस्तक को लेकर के। वहाँ से शुरुआत करते हैं आदिकाल, जिसको वीरगाथा काल बोलते हैं, भक्ति काल, और आदिकाल में रीति काल में हम लोग प्रवेश कर गए। आपके सामने हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक है। जो नेट जेआरएफ पे आप जाएंगे तो यूं ही प्ले लिस्ट मिलेगा आपको। सब्सक्राइब जरूर कर लेना है चैनल को, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तभी आपको डेली का अपडेट्स मिलेगा। ऐसा ना हो कि कोई महत्वपूर्ण अपडेट्स एग्जाम से रिलेटेड या किसी विश्वविद्यालय में पीएचडी के एडमिशन से रिलेटेड आपका छूट जाए, क्योंकि आपको जानकारी नहीं मिला था। इसीलिए सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। प्लेलिस्ट पे जाएंगे तो आपको ऑलरेडी क्या है, चीज़ें यहाँ तक की दिखेगी। हाँ, मैं आपको बता दूँ, अगर इससे पहले आपने नहीं देखा है कोई भी वीडियो, तो जाकर के लेक्चर प्लेलिस्ट में जाकर के तमाम चीज़ें रखी गई है अपनी उपयोगिता के अनुसार। आप उसको क्या कीजिए, एक्सप्लोर कीजिए, देखिए उसको, ठीक है। यहाँ पर देखिए पीवाईक्यू से सिलेक्शन तक भी किया गया, 10 वर्षों का प्रीवियस ईयर पेपर को एनालिसिस किया गया, डिटेल एनालिसिस विद नोट्स, शॉर्ट नोट्स के साथ। तो आप जाकर के क्या कर सकते हैं, वहाँ से देख सकते हैं, तमाम चीज़ें आपको दिखने को मिलेगा। अब देखिए, चलते हैं हम अपने चैप्टर की ओर। काल विभाग में देख रहे हैं कि यहाँ पर 4 काल पर डे मैं दिखाता हूँ, क्योंकि ये आपके जिह्वा पे रह जाना चाहिए। 1050 से 1375 वीरगाथा काल, 1375 से 1700 भक्ति काल, और 1700 से लेकर 1900 रीति काल क्या है, और 1900 से लेकर 1984 तक गद्य काल, जिसको आधुनिक काल भी बोलते हैं। आप मेरे साथ अभी रीति ग्रंथकार कवि को पढ़ रहे हैं। चिंतामणि त्रिपाठी से हम लोगों ने शुरुआत किया था, और आज हम लोग पहुँच चुके हैं कहाँ, जसवंत सिंह द्वितीय के पास। ये बघेल क्षत्रिय और 13वां कन्नौज के पास के राजा थे। ये बड़े ही विद्या प्रेमी थे। इनके पुस्तकालय में संस्कृत और भाषा के बहुतेरे ग्रंथ थे। इनका कविता काल संवत 1856 के अनुमान किया गया है। इन्होंने 2 ग्रंथ लिखे, एक सालिहोत्रा और दूसरा श्रृंगार शिरोमणि। क्या है, सालिहोत्रा और श्रृंगार शिरोमणि। यहाँ इसी दूसरे ग्रंथ में प्रयोजन है कि जो श्रृंगार रस का बड़ा ग्रंथ है। कविता साधारण है, एक कविता देखिए। घरण के घोर शोर चारों ओर मोरन के अति चित चोर तैसे अंकुर मुने रहे। ठीक है, ये आपको जसवंत सिंह द्वितीय जी का क्या है, आपको कविता है। अब चलते हैं किसके पास, यशोदानंदन के पास। अब ये नाम ही है यशोदानंदन। आप लोग ये मत समझिएगा यशोदानंदन मतलब कृष्ण के बारे में बात हो रही है। ये कवि का नाम है यशोदानंदन। यशोदानंदन, इसका कुछ भी वृत्त ज्ञात नहीं है। शिव सिंह सरोज में इनका जन्म 1828 माना जाता है, और इनका एक छोटा सा ग्रंथ है बैरवे नाई का भेद। क्या नाम है, बैरवे नाई का भेद ही मिलता है, जो निस्संदेह अनूठा है। रही बाले से अच्छा नहीं तो उसकी टक्कर का है। इनमें 9 बैरवे संस्कृत में है और 53 जो है ठेठ अवधी भाषा में है। अत्यंत मृदु और कोमल भाव, अत्यंत सरल और स्वाभाविक रीति से व्यंजित है। भावुकता ही कवि की प्रधान विभूति है। इस दृष्टि से इनकी एक छोटी सी रचना बहुत ही बड़ी बड़ी रचनाओं से मूल्य में बहुत अधिक है। कवियों की श्रेणी में ये निसंदेह उच्च स्थान के अधिकारी है। इनके बैरवे के नमूने देखिए। संस्कृत, यदि च भवति बुधा मिलन किम त्रिदिवेन। ठीक है, यदि च भवति सठ मिलन किम निर्येन। अब चलते हैं कर्ण कवि के पास। कर्ण कवि ये क्या है, सटकूर कान्यकुब्जों के अंतर्गत पारे थे। छत्रसाल के वंशधर पन्ना नरेश महाराज हिंदूपति की सभा में रहते थे। इनका कविता काल संवत 1860 के लगभग माना जा सकता है। इन्होंने साहित्य रस और रस कलोल नामक 2 ग्रंथ लिखे। मैं फिर कहता हूं, जहां भी जिस कवि का भी आपको
कवि का नाम और उनके जो ग्रंथ का नाम आता है उनका जरूर आप नोट कर लीजिए। साहित्य रस में इन्होंने लक्षणा और व्यंजना, ध्वनि वेद, रस भेद, गुण दोष आदि काव्य के प्रायः सभी विषयों का विस्तार से वर्णन किया है। इस दृष्टि से यह उत्तम रीति ग्रंथ है। कविता भी इनकी सरस और मनोहर है। इससे इनका एक सुविज्ञ कवि होना सिद्ध होता है। एक कवि देखिए, कंठ की तो होत गात विपिन समाज देखी, हरी हरी भूमि हेरी हियो लड़ जूत है जतु है। ठीक है, इस तरह की लिखे हुए इन्होंने। अब चलते हैं गुरुदीन के पास। गुरुदीन पांडे, क्या नाम है? गुरुदीन पांडे। गुरुदीन पांडे के बारे में है कि इनके संबंध में कुछ ज्ञात नहीं है। इन्होंने संवत 1860 में बाग मनोहर नामक एक बहुत ही बड़ा रीति ग्रंथ कवि प्रिया की शैली पर बनाया। कवि प्रिया से इसमें विशेषता यह है कि इसमें पिंगल भी आ गया है। इस एक ग्रंथ में पिंगल, रस, अलंकार, गुण, दोष, शब्द शक्ति आदि सब कुछ अध्ययन के लिए रख दिया गया है। इसे वो साहित्य का एक सर्वांगपूर्ण ग्रंथ कहा जा सकता है। इसमें हर प्रकार के छंद है। संस्कृत के वर्ण वृत्तों में बड़ी सुंदर रचना है। यह अत्यंत रोचक और उपादेय ग्रंथ है। कुछ पद्य देखना है तो देख सकते हैं। मुख ससी ससी धून कलाधरे की मुकुतागन जावक में भरे, ललित कुंदकली अनुहारी के दसन है वृषभानु कुमारी के। ठीक है, इस तरह की बातें इन्हों कहते हैं। अब चलते हैं ब्रह्मदत्त के पास। ये ब्रह्मदत्त ब्राह्मण थे। काशी नरेश महाराज उदित नारायण सिंह के छोटे भाई बाबू दीप नारायण सिंह के आश्रित थे। इन्होंने संवत 1860 में विद्वत विलास और 1865 में दीप प्रकाश नामक एक अच्छा अलंकार का ग्रंथ बनाया। इनकी रचना सरल और परिमार्जित है। आश्रयदाता की प्रशंसा में यह कविता देखिए। कुशल करानी में कर्णहार की रीति को कवि कोविदन के को कल्प तरुवर है। ठीक है, अब चलते हैं पद्माकर भट्ट के पास। पद्माकर भट्ट रीतिकाल के कवियों में सहृदय समाज इन्हें बहुत श्रेष्ठ स्थान देता है। कौन है? वही पद्माकर भट्ट। ऐसा सर्वप्रिय कवि इस काल के भीतर बिहारी को छोड़ दूसरा नहीं हुआ है। इनकी रचना की रमणीयता की इस सर्वप्रियता का एकमात्र कारण है रीतिकाल की कविता इनकी तथा प्रतापशाही की वाणी द्वारा इनकी अपने पूर्ण उत्कर्ष को पहुंचकर फिर विकासोन्मुख हुई। अतः जिस प्रकार ये अपनी परंपरा की परम उत्कृष्ट कवि हैं, उसी प्रकार प्रसिद्धि में अंतिम भी। देश में जैसा इनका नाम गुंजा वैसा फिर आगे चलकर किसी और कवि का नहीं। ये तेलंग ब्राह्मण थे। इनके पिता मोहनलाल भट्ट जन्म बांदा में हुआ था। ये पूर्ण पंडित और अच्छे कवि भी थे, जिसके कारण इनका कई राजधानियों में अच्छा सम्मान हुआ था। ये कुछ दिनों तक नागपुर के महाराज रघुनाथ राव अप्पा साहब के यहाँ रहे। फिर पन्ना के महाराज भिंदुपति के गुरु हुए और कई गांव प्राप्त किए। वहां से फिर वो जयपुर नरेश महाराज प्रताप सिंह के यहाँ जा रहे, जहां इन्हें कविराज शिरोमणि का पदवी और अच्छी जागीर मिली। उन्हीं के पुत्र सुप्रसिद्ध पद्माकर जी हुए। ठीक है, अब कहते हैं कि पद्माकर जी का जन्म संवत 1810 में बंदा में हुआ। इन्होंने 80 वर्ष की आयु भोग कर अंत में कानपुर गंगा तट पर संवत 1890 में शरीर छोड़ा। ये कई स्थानों पर रहे। सुगरा के नोने अर्जुन सिंह ने उन्हें अपना मंत्र गुरु बनाया। संवत 1849 में ये गोसाई अनूपगिरी उपनाम हिम्मत बहादुर के यहाँ गए, जो बड़े अच्छे योद्धा थे। पहले बांदे के नवाब के यहाँ थे, फिर अवध बादशाह के यहाँ सेना के बड़े अधिकारी हुए। इनके नाम पर पद्माकर जी ने हिम्मत बहादुर बिरुदावली नाम की एक वीर रस की बहुत ही फरकती हुई पुस्तक लिखी। संवत 1856 में ये सितारे के महाराज रघुनाथ राव प्रसिद्ध रघोबा के यहाँ गए और एक हाथी 1 लाख रुपया और 10 गांव दिए पाए। इसके उपरांत पद्माकर जी जयपुर के महाराज प्रताप सिंह के यहाँ पहुंचे और वहां बहुत दिनों तक रहे। महाराज प्रताप सिंह के पुत्र महाराज जगत सिंह के समय में भी ये बहुत काल तक जयपुर रहे। उन्हीं के नाम पर अपना प्रसिद्ध ग्रंथ जगत विनोद बनाया। ऐसा जान पड़ता है कि जयपुर में ही इन्होंने अपना अलंकार ग्रंथ पद्माभरण बनाया, जो दोहों में है। ये एक बार जयपुर के महाराज भीम सिंह के दरबार में भी गए। किसके दरबार में गए थे? भीम सिंह के भी दरबार में गए, जहां इनका बहुत अच्छा सम्मान हुआ था। महाराणा साहब की आज्ञा से इन्होंने गणगौर के मेले का वर्णन किया था। महाराज जगत सिंह का परलोकवास संवत कब हुआ? 1860 में हुआ। अतः उसके अनंतर ये ग्वालियर के महाराज दौलत राव सिंधिया के दरबार में गए और ये कविता पढ़ा। क्या पढ़ा वो देखिए। मीनागढ़ बंबई समुद्र मंदराज बंग, बंदर को बंद करी बंदर सभा बेगो।
ठीक है, ये पद्माकर जी का है। सिंधिया के दरबार में भी अच्छा मान हुआ था। कहते हैं कि वहाँ सरदार उदा जी के अनुरोध से उन्होंने हितोपदेश की भाषा अनुवाद किया था। ग्वालियर से ये बूंदी गए, वहाँ से फिर अपने घर बांदे में आ रहे। आयु के पिछले दिनों ये रोगग्रस्त रहा करते थे। उसी समय इन्होंने प्रबोध पचासा नामक एक विराग और भक्ति रस के से पूर्ण ग्रंथ बनाया। क्या नाम है? प्रबोध पचासा। अंतिम समय निकट जान पद्माकर जी गंगा तट के विचार से कानपुर चले गए और वहीं अपने जीवन के शेष 7 वर्ष पूरे किए। अपनी प्रसिद्ध गंगा लहरी इन्होंने इसी समय के बीच बनाई थी। राम रसायन नामक वाल्मीकि रामायण का आधार लेकर लिखा हुआ एक चरित्र काव्य भी इनका 2 ही चौपाइयों में है, पर उसमें इसे काव्य संबंधी सफलता नहीं हुई। संभव है वह इनका न हो। मतीराम जी के रसराज के समान जो है पद्माकर जी का जगत विनोद भी काव्य रसिकों और अभ्यासियों दोनों का कंठहार रहा है। वास्तव में यह श्रृंगार रस का सार ग्रंथ सा प्रतीत होता है। इनकी मधुर कल्पना ऐसी स्वाभाविक और हावभावपूर्ण मूर्ति विधान करती है, पाठक मानो प्रत्यक्ष अनुभूति में मग्न हो जाता है। ऐसी सजीव मूर्ति विधान करने वाली कल्पना बिहारी को छोड़कर किसी और कवि में नहीं पाई जाती। ऐसी कल्पना के बिना भावुकता कुछ नहीं कर सकती। या तो वह भीतर ही भीतर लीन हो जाती है अथवा असमर्थ पदावली के बीच व्यर्थ फरफराया करती है। कल्पना और वाणी के साथ जिस भावुकता का संयोग होता है वही उत्कृष्ट काव्य के रूप में विकसित हो सकती है। भाषा की सब प्रकार की शक्तियों पर इस कवि का अधिकार दिखाई पड़ता है। कहीं तो इनकी भाषा स्निग्ध मधुर पदावली द्वारा एक सजीव भाव परी प्रेम मूर्ति खड़ी करती है, कहीं भाव का या रस की धारा बहाती है, कहीं अनुप्रासों की मिलित झंकार उत्पन्न करती है, कहीं वीर दर्प से क्षुब्ध वाहिनी के समान करकती हुई चलती है, कहीं प्रशांत सरोवर के समान स्थिर और गंभीर होकर मनुष्य जीवन को विश्रांति की छाया दिखाती है। सारांश यह है कि इनकी भाषा में वह अनेक रूपता है जो एक बड़े कवि में होनी चाहिए। किसमें? पद्माकर के बारे में। भाषा की एक ऐसी अनेक रूपता गोस्वामी तुलसीदास जी में ही दिखाई पड़ती है। अनुप्रास की प्रवृत्ति तो हिंदी के प्रायः सब कवियों में आवश्यकता से अधिक रही। पद्माकर जी भी उनके प्रभाव से नहीं बचे हैं, पर थोड़ा ध्यान देने पर यह कवि प्रवृत्ति इनमें अरुचिकर सीमा तक कुछ विशेष प्रकार के पद्यों में भी मिलेगी, जिनमें ये जानबूझकर शब्द चमत्कार प्रकट करना चाहते थे। अनुप्रास की जो दीर्घ श्रृंखला अधिकतर इनके वर्णनात्मक जो डिस्क्रिप्टिव पद्यों में पाई जाती है, जहां मधुर कल्पना के बीच सुंदर कोमल भाव तरंग का स्पंदन है। वहां की भाषा बहुत ही चलती, स्वाभाविक और साफ सुथरी है। वहां अनुप्रास भी है तो बहुत संयत विरूप भी। भाव मूर्ति विधायनी कल्पना का क्या कहना है। ये ऊहा के बल पर कारीगरी के मजमून बांधने के प्रयासी कवि न थे। हिंदी की सच्ची स्वाभाविक प्रेरणा इनमें थी। लाक्षणिक शब्दों के प्रयोग द्वारा कहीं कहीं मन की अव्यक्त भावना को ऐसा मूर्तिमान कर देते हैं कि सुनने वाले का हृदय आप से आप हामी भरता है। ये पद्माकर के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, गौर करना है। पद्माकर के बारे में कितनी अच्छी अच्छी पंक्तियां कही गई है। किनके द्वारा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। यह लाक्षणिकता भी इनकी एक बड़ी भारी विशेषता है। पद्माकर जी की कविता के कुछ नमूने दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। फागु की भीड़ अभिरीन में गही गोबंदय ले गई भीतर गोरी, भाई कई मन की पद्माकर ऊपर नाई अबीर की झोड़ी। ठीक है, इस तरह की बात पद्माकर जी किया करते हैं। आप ये पढ़ सकते हैं इसको। ठीक है, अब चलते हैं आगे ग्वाल कवि के पास। ये मथुरा के रहने वाले बंदी जन सेवाराम के पुत्र थे। ये ब्रज भाषा के अच्छे कवि हुए। इनका कविता काल संवत 1889 से लेकर के 1918 तक रहा है। अपना पहला ग्रंथ यमुना लहरी, क्या है? यमुना लहरी, ग्वाल कवि का यमुना लहरी, इन्होंने संवत 1879 में, और अंतिम ग्रंथ भक्त भावना संवत 1919 में बनाया। रीति ग्रंथ इन्होंने 4 लिखे। रसिकानंद, रसरंग, कृष्णजू को नक्सिक और दूषण दर्पण। इसके अतिरिक्त इन्हें 2 ग्रंथ और मिले, हमीर हठ और गोपी पचीसी। हमीर हठ और गोपी पचीसी। और भी 2 ग्रंथ इनके कहे जाते हैं, राधा माधव मिलन और राधा अष्टक।
कवि हृदय विनोद इनकी बहुत सी कविताओं का संग्रह है। रीतिकाल की सनक इनमें इतनी अधिक थी कि इन्हें यमुना लहरी नामक देव स्तुति में भी नवरस और सठ ऋतु सुझाई पड़ी है। भाषा इनकी चलती और व्यवस्थित है। वाग विदग्धता भी इनमें अच्छी है। सठ ऋतुओं का वर्णन इन्होंने विस्तृत किया है, पर वही श्रृंगारी उद्दीपन के ढंग का इनके सठ ऋतु में कविता लोगों के मुंह से अधिक सुने जाते हैं, जिसमें बहुत से भोग विलास की अमीरी सामान भी गिनाए गए हैं। ग्वाल कवि ने देशाटन अच्छा किया था। इन्हें भिन्न भिन्न प्रांतों की बोलियों का अच्छा ज्ञान हो गया था। इन्होंने ठेठ पूर्वी हिंदी, गुजराती, पंजाबी भाषा में भी कुछ कविता सवैया लिखे हैं। फारसी अरबी शब्दों का इन्होंने बहुत प्रयोग किया है। सारांश यह कि ये विदग्धता कुशल कवि थे। कुछ फक्करपन लिए हुए हैं। इनकी बहुत सी कविता बाजारी है। थोड़ी से कविता उदाहरण नीचे दिए जाते हैं। ग्रीष्म की गजब धुकी है धूप धाम धाम, गर्मी झुकी है जाम जाम अति तापिनी। ठीक है, इस तरह के देख सकते हैं। अब चलते हैं प्रताप शाही के पास। ये रतन सेन बंदीजन के पुत्र थे और चरखाड़ी बुंदेलखंड के महाराज विक्रम शाही के यहाँ रहते थे। इन्होंने संवत 1882 में व्यंग्यार्थ कौमुदी, संवत 1886 में काव्य विलास की रचना की। इन दोनों परम प्रसिद्ध ग्रंथों के अतिरिक्त इन्होंने निम्नलिखित पुस्तकें इनकी बनाई हुई है। जयसिंह प्रकाश संवत 1882, श्रृंगार मंजरी 1889 और श्रृंगार शिरोमणि 1894, अलंकार चिंतामणि संवत 1894, काव्य विनोद 1896, रसराज की टीका 1896, रत्न चंद्रिका सतसई की टीका 1896, जुगल नक्सिक सीताराम का नक्सिक वर्णन, बलभद्र नक्सिक की टीका। इस सूची के अनुसार इनका कविता काल संवत 1880 से लेकर 1900 तक ठहरता है। पुस्तकों के नाम से ही इनकी साहित्य मर्मज्ञता और पांडित्य का अनुमान हो सकता है। आचार्यत्व में इनका नाम मतिराम श्रीपति दास के साथ आता है। एक दृष्टि से इन्होंने उनके चलाए हुए कार्य को पूर्णता को पहुंचाया था। लक्षणा व्यंजना का उदाहरणों द्वारा विस्तृत निरूपण पूर्ववर्ती तीन कवियों ने नहीं किया था। इन्होंने व्यंजना के उदाहरणों की एक अलग पुस्तक ही व्यंग्यार्थ कौमुदी के नाम से रची। इसमें कविता दोहे सवैये मिलाकर 130 पद्य हैं, जो सब व्यंजना या ध्वनि के उदाहरण है। साहित्य मर्मज्ञ तो बिना कहे ही समझ सकते हैं कि ये उदाहरण अधिकतर वस्तु व्यंजना के ही होंगे। वस्तु व्यंजना के बहुत दूर तक घसीटने पर बड़े चक्करदार वह पोह का सहारा लेना पड़ता है और व्यंग्यार्थ तक पहुंच केवल साहित्यिक रूढ़ि के अभ्यास पर अवलंबित रहती है। नायिकाओं के भेदों, रसादी के सब अंगों और भिन्न भिन्न बंधों उपमान का अभ्यास न रखने वाले के लिए ऐसे पद्य पहली ही समझिए। उदाहरण के लिए व्यंग्यार्थ कौमुदी का यह सवैया लीजिए। सीख सिखाई न मानती है, बर ही बस संग शखिन के आवे, खेलत खेल नए जल में, बिना काम वृथा कत जाम बिदावे। ठीक है, सहृदयों की सामान्य दृष्टि में तो वह संधि की मधुर क्रीड़ावृत्ति का यह परम मनोहर दृश्य है, पर फन में उस्ताद लोगों की आंखें एक और पहुंचती है। इसमें यह व्यंग्यार्थ निकालते हैं। घड़े के पानी में अपनी नेत्रा का प्रतिबिंब देख उसे मछलियों का भ्रम होता है। इस प्रकार भ्रम एक अलंकार है, अतः भ्रम या भांति अलंकार यहाँ व्यंग हुआ। और चलिए, भ्रम अलंकार का में सादृश्य व्यंग रहा करता है, अतः अब इस व्यंग्यार्थ पर पहुंचे कि नेत्रामीन के समान है। पर अलंकार का पीछा छोड़िए, नायिका भेद की तरफ आइए। वैसा भ्रम जैसा ऊपर कहा गया है अज्ञात यौवना को हुआ करता है, अतः ऊपर का सवैया अज्ञात यौवना का उदाहरण हुआ। यह इतनी बड़ी अर्थ यात्रा रूढ़ि के ही सहारे हुई। जब तक यह ज्ञात न हो कि कवि परंपरा में आंख की उपमा मछली से दिया करते हैं, तब तक यह सब व्यर्थ अर्थ स्पष्ट नहीं हो सकता। प्रताप शाही का यह कौशल अपूर्व है कि उन्होंने एक रस ग्रंथ की अनुरूप नायिका भेद के क्रम से शब्द पद्य रखे हैं, जिससे अनेक ग्रंथ की जो चाहे तो नायिका भेद का एक अत्यंत सरस और मधुर ग्रंथ भी कह सकते हैं। यदि हम आचार्यत्व और कवित्व दोनों को एक अनूठे संजोग की दृष्टि से विचार करते हैं तो मतिराम, श्रीपति और दास ये कुछ 20 ही ठहरते हैं। इधर भाषा की स्निग्ध सुख सरल गति, कल्पना की मूर्तिमत्ता और हृदय की द्रवनशीलता मदिराम, श्रीपति और बेनी प्रवीण से मेल में जाती है। उधर आचार्यत्व इन तीनों में भी और दास में भी कुछ आगे दिखाई पड़ते हैं। इनकी प्रखर प्रतिभा ने मानो पद्माकर की प्रतिभा के साथ रीतिबद्ध काव्य कला को पूर्णता पर पहुंचाकर छोड़ दिया। पद्माकर की अनुप्रास योजना कभी कभी रुचिकर सीमा के बाहर जान पड़ी है।
परस्पर भावुक और प्रवीण की वाणी में यह दोष कहीं नहीं जाने पाया है। इनकी भाषा में बड़ा भारी गुण यह है कि यह बराबर एक समान चलती है। उसमें न कहीं कृत्रिम आडंबर का अंग्रह है, न गति का सथिल, और न शब्दों की तोड़ मरोड़। हिंदी के मुक्त कवियों में समस्या पूर्ति की पद्धति पर रचना करने के कारण एक अत्यंत प्रत्यक्ष दोष देखने में आता है। उनके अंतिम चरण की भाषा तो बहुत ही गठी हुई, सुव्यवस्थित और मार्मिक होती है। शेष 3 चरणों में यह बात बहुत ही कम पाई जाती है। बहुत से स्थलों पर तो प्रथम 3 चरणों की वाक्य रचना बिल्कुल अव्यवस्थित और बहुत सी पद्य योजना निरर्थक होती है। पर प्रताप की भाषा एक रस चलती है। इन सब बातों के विचार से हम प्रताप जी को पद्माकर के समकक्ष ही बहुत बड़ा कवि मानते हैं। प्रताप जी की कुछ रचनाएं उद्धृत की जाती है। चंचलता अपनी तजी के रस ही रस सो रस सुंदर पीजियो। ठीक है, इस तरह की बातें यहां है, यहां पढ़ भी सकते हैं आप। अब आता है रसिक गोविंद। क्या आता है? रसिक गोविंद। ठीक है, ये निम्बार्क संप्रदाय के एक महात्मा हरिव्यास की गद्दी के शिष्य थे। वृंदावन में रहते थे। हरिव्यास जी की शिष्य परंपरा में सर्वेश्वर शरण देव जी बड़े भारी भक्त हुए। रसिक गोविंद जी उन्हीं के शिष्य थे। ये जयपुर राजपूताना के रहने वाले नटानी जाति के थे। इनके पिता का नाम शालिग्राम, माता का नाम गुमाना और चाचा मोतीराम, बड़े भाई बाल मुकुंद था। इनका कविता काल संवत 1850 से लेकर 1890 तक अर्थात विक्रम की 19वीं शताब्दी के मध्य से लेकर अंत तक स्थिर होता है। अब तक इनके 9 ग्रंथों का पता चला है। संभवतः और भी होंगे 9 ग्रंथ। ये हैं, देखिए 9 ग्रंथ कौन कौन है किनका? रसिक गोविंद का। रामायण सूचनिका 33 दोहों में अक्षर क्रम की रामायण की कथा संक्षेप में कही गई है। संवत 1858 की पहले की रचना है। इनके ढंग का पता इन दोहों से लग सकता है। चकित भूप वाणी सुनत गुरु वशिष्ठ समुझाए। अब आता है रसिक गोविंदानंद घन। ये 700-800 पृष्ठों का बड़ा भारी रीति ग्रंथ है। इसमें रस, नायक नायिका भेद, अलंकार, गुण, दोष आदि का विस्तृत वर्णन है। इसे इनका प्रधान ग्रंथ समझना चाहिए। इनका निर्माण काल बसंत पंचमी संवत 1858 है। यह 4 प्रबंधों में विभक्त है। इनकी बड़ी भारी विशेषता यह है कि लक्षण गद्य में है और रसों और अलंकारों आदि के स्वरूप पद्य में समझने का प्रयत्न किया गया है। संस्कृत के बड़े बड़े आचार्यों के मतों का उल्लेख भी स्थान स्थान पर है। जैसे रस का निरूपण इस प्रकार है। अन्य ज्ञान रहित जो आनंद सो रस। प्रश्न: अन्य ज्ञान रहित आनंद तो निद्रा ही है। उत्तर: निद्रा जर है, यह चेतन। भरत आचार्य सूत्रकर्ता को मत विभाव, अनुभाव, संचारी भाव के जोग से रस की सिद्धि। अथ काव्य प्रकाश को मत कारण कारक सहायक है। जे लोक में इन्हीं को नाट्य में काव्य में विभाव संज्ञा है। अब टीकाकर्ता को मत और साहित्य दर्पण को मत सत्व विशुद्ध अखंड स्व प्रकाश आनंद चित अन्य ज्ञान नहीं संग ब्रह्म स्वाद सहोदर रस। इसके आगे अभिनव गुप्तचार्य का मत कुछ विस्तार से दिया है। सारांश है कि यह ग्रंथ आचार्यत्व की दृष्टि से लिखा गया है। इसमें संदेह नहीं है कि ग्रंथों की अपेक्षा इसमें विवेचन भी अधिक है, छूटी हुई बातों का समावेशन भी। दोषों का वर्णन हिंदी के लक्षण ग्रंथों में बहुत कम पाया जाता है। इन्होंने काव्य प्रकाश के अनुसार विस्तार से किया है। रसों और अलंकारों आदि के उदाहरण कुछ तो अपने हैं, पर बहुतेरे बहुत दूसरे कवि के। उदाहरणों के चुनने में इन्होंने बड़ी सहृदयता का परिचय दिया है। संस्कृत के उदाहरणों के अनुवाद भी बहुत सुंदर करके रखे हैं। साहित्य दर्पण के मुग्धा के उदाहरण दत्तोसाल, समंदर इत्यादि को देखिए, हिंदी में ये किस सुंदरता से आया। आलस सो मंद मंद धारा पर धारती पाए, भीतर ते बाहिर न आवे चित्त का इचाई के। लक्ष्मण चंद्रिका। रसिक गोविंदानंद घन में आए लक्षणों की संक्षिप्त संग्रह जो संवत 1886 में लक्ष्मण कान्यकुब्ज के अनुरोध से कवि ने किया था। अष्टदेश भाषा ब्रज, खड़ी बोली, पंजाबी, पूर्वी आदि 8 बोलियों में राधा कृष्ण की श्रृंगार लीला कही गई है। पिंगल, समय प्रबंध, राधा कृष्ण की ऋतुचर्या 85 पद्यों में वर्णित है। कलियुग रासो, इसमें 16 कवितों में कलिकाल की बुराइयों का वर्णन है। प्रत्येक कवित में के अंत में कीजिए सहाय जो कृपाल श्री गोविंद राय, कठिन कराल कलिकाल चली आयो है, यह पद आता है। निर्माण काल संवत 1865 है। रसिक गोविंद चंद्रालोक या भाषा भूषण के ढंग की अलंकार की एक छोटी पुस्तक। इसमें लक्षण और उदाहरण एक ही दोहे में है। रचना काल 1890 है। युगल रस माधुरी, रोला छंद में राधा कृष्ण बिहार और वृंदावन
का बहुत ही सरल मधुर भाषा में वर्णन है, जिससे इनकी सहृदयता और निपुणता पूरी पूरी टपकती है। कुछ पंक्तियां दी जाती हैं। मुकुलित पल्लव फूल सुगंधा परागही झारत, जुगमुख नीरखती विपिन जुनुराई लोन उतारत, फूल फलन के भार डार झुकी ओ छवि छाजे। ठीक है, इस तरह की बातें कही गई। कुल मिलाकर के हम लोगों ने क्या देखा, जो रीति ग्रंथकार कवि के अंतर्गत जितनी भी महत्वपूर्ण कवि का था एकत्र किया हुआ सारे 57 कवियों को हम लोगों ने देखा, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण कवि थे उनको तो विशेष तौर पे अध्ययन किया। जहां से प्रश्न, आप ये मत समझना कि यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण जो बिहारी घराना पद्माकर केशव से ही आते हैं प्रश्न, ऐसा नहीं है। प्रश्न कहीं से भी आते हैं। 57 अगर इसमें दिया हुआ है तो 57 को पढ़ना जरूरी है। ठीक है, इसीलिए पढ़ना कैसे जरूरी है, केशव के लेखक कवि का नाम और उनके कुछ ग्रंथ, बस बात खत्म है। अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट जब लेक्चर लेंगे तो नेक्स्ट क्लास जब करेंगे तो इसमें पढ़ेंगे उत्तर मध्यकाल रीतिकाल के जो अन्य कवि हैं उसको हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए इसी के साथ आप बने हुए हैं मेरे साथ हिंदी साहित्य के इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक में। इसका मैं पुनः बताता हूँ, इसका हम लोग खास करके टेस्ट सीरीज भी करेंगे, क्वेश्चन भी करेंगे, क्योंकि जो नए क्वेश्चन आएंगे, PYQ तो है ही, नए क्वेश्चन आएंगे इस पर आधारित, वो भी हम लोग करेंगे। इसलिए बने रहिए, चैनल के साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। ठीक है, और दोनों चीज़ पेपर 1 जरूर करना है। यहाँ से पेपर 1 इसीलिए करना है क्योंकि फ्री हैंड लेक्चर यूट्यूब के इतिहास में पहली बार दी जा रही है, इसलिए पेपर 1 छोड़ना नहीं है, क्योंकि पेपर 1 के सिवाय आपको कोई अन्य विषय कोई काम नहीं करवा सकता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका बने रहने के लिए।